ओके तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। खास करके जितने सारे टॉपर्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि ऋषभ पाटीदार ने ज्वाइन किया है एंड ही हैज स्कोर्ड 80 मार्क्स। बिग क्लैपिंग फॉर ऋषभ। और ईशा रघुवंशी ने भी ज्वाइन किया है एंड शी हैज स्कोर्ड 82 मार्क्स, अगेन अ बिग क्लैप। फिर इसके बाद कनीशा, शी हैज स्कोर्ड 89 मार्क्स। तो बहुत बड़ी क्लैपिंग कनीशा के लिए। अनिमेश, ही हैज स्कोर्ड 87 मार्क्स। श्रीजा, शी हैज स्कोर्ड 85 मार्क्स। तो दोस्तों प्रेरणा, शी हैज स्कोर्ड 84 मार्क्स। तो हमारे पास इतने सारे टॉपर्स हैं। इस पर्टिकुलर मीटिंग का आखिर क्या पर्पस है? काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो मैं टॉपर्स से ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर करा एंड आई नो कि आपने कितने सारे एफर्ट्स लगाए होंगे। आपने कितने डेडिकेशन से पढ़ाई करी होगी। आपने कितने सारा अपना दूसरा जो पर्सनल हॉबीज है उनको आपने सेक्रीफाइस किया होगा और तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंचे। जितने सारे टॉपर्स है उसमें से बहुत सारे तो अभी सीए फाइनल में भी आ चुके होंगे। आपका सीए फाइनल में भी स्वागत है। और बहुत सारे टॉपर्स वो भी होंगे जिनका कि ग्रुप 1 क्लियर हुआ होगा, तो उनको ग्रुप नंबर 2 के लिए दोस्तों बधाई। ओके, अब सभी टॉपर्स से हम एक एक करके इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, ये मेनली स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए दोस्तों हम एक मीटिंग रखी हुई है हमने जूम कॉल पर। हम टॉपर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा स्टूडेंट्स के बिहाफ पर और आपसे समझना चाहूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से मतलब 80 प्लस आपने स्कोर करा। मतलब मैं पर्सनली बोलूं तो मेरा भी ये इंटरमीडिएट में इतना सारा स्कोर नहीं आया था। खैर, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने तो सेल्फ स्टडी में कर लिया था सी इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग, और कैसे तैसे भी मैंने पास कर लिया था। और आप लोगों ने 80 प्लस स्कोर करा एंड दैट्स अमेजिंग। मतलब आप लोगों को देखकर वो दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है जिस दिन आपके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स मैं देखता हूँ। मतलब आई फील प्राउड कि यार कितना बढ़िया स्कोर करा, काश मेरा भी ऐसा स्कोर आता। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत एंथुजियास्टिक हैं और वो चाहते हैं कि वो भी इसी तरीके से पताका लहराएं और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो आप लोगों से गाइडेंस की जरूरत है डेफिनेटली। मैं जानता हूं कि हर कोई जो टॉपर आता है उसके पास अपना खुद का कुछ ना कुछ यूएसपी रहता है, यानी कुछ उसके पास ऐसा ट्रिक रहता है जिसको कि वो लगाता है या अपने एक्सपीरियंस से वो हमारे स्टूडेंट्स को बता सकता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं ऋषभ से बात करना चाहूंगा एंड ऋषभ हैज स्कोर्ड 80 मार्क्स। तो ऋषभ को आप एक बार अनम्यूट करें। और ऋषभ, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ऋषभ अब स्क्रीन पर है। थैंक यू ऋषभ, सर। आपका ग्रुप 1 निकला है या बोथ ग्रुप निकले हैं? सर मैंने इस बार सिंगल ग्रुप ही दिया था। अच्छा, आपने सिंगल ग्रुप दिया था और आपका ग्रुप 1 निकल गया। यस बहुत सर। बहुत बधाई। ओके। और 80 थैंक यू मार्क्स सर। कॉस्टिंग में इज नो लेस देन एन अचीवमेंट। तो आपसे हम क्या क्या गाइडेंस लेना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपका सोर्स मटेरियल क्या था, यानी आपने किन किताबों को रेफर किया था, क्या सोर्स मटेरियल रखा था? आईसीएआई का, अदर देन आईसीएआई, या फिर कुछ थर्ड पार्टी सोर्स रखा था? ये हमारे स्टूडेंट्स जानना चाह सर रहे हैं। मैंने जो आपकी जो नोट्स बुक थी, जो क्वेश्चन आंसर बुक थी, जो दो मॉड्यूल्स थे, उनको ही फॉलो किया। उनके साथ साथ जो लेटेस्ट एमटीपी और आरटीपी आते हैं, साथ साथ में उनको करा। एक्स्ट्रा मैंने कुछ अदर बुक को रेफर नहीं किया, सिर्फ जो था उसको ही करा। लेकिन जितना करा उसको अच्छे से क्या, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं करा। ग्रेट। तो जो मुझे इससे पता चल रहा है वो ये है कि आपने जो भी एक सिंगल आपका सोर्स ऑफ मटेरियल था उसी पर आप बने रहे और आपने दूसरे किसी सोर्स को खास रेफर नहीं करा। बस आपने जो यस सर। लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपीज आए थे वो आपने करे। और एक बहुत अच्छी हाँ। बात आपने यहाँ पर बोली कि जो करा वो अच्छे से करा, यानी बजाय कि हम इतना सारा सोर्स करें उसकी बजाय जो हम कर रहे हैं यस उसको सर। अच्छे से करें। और जैसा मैं क्लास के अंदर बोलता भी हूँ कि उसी चीज को आप 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस कर लो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू 2-3 मल्टीपल सोर्सेस करें। ओके, ये आपने सोर्स रेफर करा। कितने घंटे आप यस पढ़ाई सर। करते थे ऋषभ? आपने कितने आवर्स डेडिकेट करे एक दिन में? सर वैसे मेरे प्लानिंग जो थी वो बहुत ग्रुप देने की थी। हम्म लेकिन मेरे लॉ के लेक्चर की जहाँ से मैंने क्लासेस ली थी, हम्म उसमें थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। उसके कारण मैं हम्म ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाया था। हम्म फिर मैं, हम्म और कॉलेज के एग्जाम भी आ गए। फिर मैंने हम्म सेकेंड बहुत ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हुआ। और बेसिकली मैं 12 आवर्स एवरेज डे का पढ़ता था। और 12 एग्जाम आवर्स टाइम पे तो पर मैंने डे। 15-15 आवर। ओके एग्जाम टाइम ग्रेट। पे मैंने 15 आवर। ओके ग्रेट। तो मतलब मैं दो चीजें यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। एक तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहा कि आपने ग्रुप 1 दिया, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि ग्रुप 1 दिया और उसको निकाल लिया, बजाय कि हम दोनों ग्रुप देते और उसमें फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो डिसीजन यस जो सर। भी ग्रुप 1 का डिसीजन लो है, बोथ ग्रुप बोथ आर करेक्ट डिसीजंस। और दूसरी बात आप बता रहे हैं कि ऑन एन एवरेज आपने 12 आवर्स पढ़ाई।
की है। ओके, तो अगर सिंगल ग्रुप यस अगर सर। कर रहे हैं तो 12 आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए, राइट? आपका स्कोर टोटल कितना आया? 200? 63। 200? अरे बाप रे, 263 था आपका स्कोर। ग्रेट, यस मतलब सर। 263 इज अ वुपिंग स्कोर। ग्रेट ग्रेट। मतलब ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट्स को कहूं कि उनको 12 आवर्स अगर पढ़ाई करनी है तो वो एक अच्छा इतना स्कोर लेकर आ सकते हैं, अराउंड 250 260। दैट्स ग्रेट। ओके, क्या यस सर। आपने कुछ ऐसी स्पेशल चीज करी थी, जैसे आपने कोई समरी नोट्स बनाए हो कॉस्टिंग को लेकर, और फिर उन समरी नोट्स को आपने आखिरी में रेफर करा हो, ऐसा आपने कुछ करा था क्या ऋषभ? नो सर, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट कॉपी जो बनवाते थे ना, हम्म मैं हम्म उसको रेफर करता था, और हम्म मुझे कुछ एडिशनल पॉइंट जो लगता था जो मैं हम्म रिमेम्बर नहीं कर पा रहा था, मुझे जहाँ हम्म पर प्रॉब्लम होती थी, हम्म उनको हम्म मैं स्टिक नोट पे अलग से लिख लेता था। और हम्म जब भी मैं रिवाइज करता था, पहले कॉन्सेप्ट और जो मैंने पॉइंट नोट डाउन करे हैं फर्स्ट रिवीजन में या क्लासेस के दौरान, उनको भी एक हम्म। बार गो थ्रू कर लेता था, फिर क्वेश्चन आंसर पे शिफ्ट होता था। तो उससे ओके मुझे जो पॉइंट रिमेम्बर नहीं होते थे वो भी रिमेम्बर हो जाते। ओके ग्रेट, मतलब आपने अलग से कोई समरी नहीं बनाई है, आपने सिंपल जो यस कॉन्सेप्ट सर। कॉपी थी वही आपने अपने पास रखी, और आपने पढ़ने के दौरान जो आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई या आपको लगा एक अच्छा पॉइंट है, वो आपने अपडेट कर दिया स्टिकी नोट के साथ। यस सर। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरी दिन के रिवीजन में आपने क्या क्या चीजें रिवाइज करी थी? आपको याद है आपने आखिरी दिन के रिवीजन में क्या क्या चीजें और कितना रिवीजन किया था? यस सर, मुझे याद है, सबसे पहले तो मैंने जितने भी जो कॉन्सेप्ट कॉपी थी उसको पूरा हम्म। रिवाइज किया। और जो कॉन्सेप्ट कॉपी को सिलेक्टेड पूरा सिलेक्टेड रिवाइज किया। एलडीआर क्वेश्चन जो मैंने सेकंड रिवीजन में मार्क कर रखे थे, उनको हम्म। फिर सोल्व कर लिया। ओके ग्रेट, मतलब आपने दो चीजें करी आखिरी दिन, एक तो आपने कॉन्सेप्ट कॉपी रिवाइज करी, और दूसरा लास्ट डे रिवीजन यस क्वेश्चंस सर। आपने खुद ने भी मार्क करे थे आपके सेकंड रिवीजन के वक्त, और वो आपने यस लास्ट डे सर। रिवीजन क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे। ओके ओके ग्रेट। यस सर। इससे ज्यादा कुछ करने का समय रहता है आखिरी दिन में? नो सर, इससे ज्यादा कुछ करने का समय नहीं रहता। और वन थिंग है कि आप जो फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में पढ़ते हो वही आप लास्ट डे पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अदर देन आप कोई अलग से समरी नोट्स को रेफर करो। ग्रेट। अब मैं भी मतलब यही कहता हूं कि आपका हमेशा सिंगल सोर्स रहना चाहिए। एक स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कि ऋषभ यस ने सर। बोली है, वो ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोटोजेनिक मेमोरी। फोटोजेनिक मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल ऑडिट पढ़ रहे हो या लॉ पढ़ रहे हो, तो कई बार याद करते वक्त आपको एग्जाम में ये याद आ जाता है कि किताब के लेफ्ट हैंड साइड के पेज पर सबसे आखिरी वाले पैराग्राफ में ये चीज लिखी हुई है। ये फोटोजेनिक यस मेमोरी सर। तभी काम करती है जब आप सिंगल सोर्स को ही मल्टीपल टाइम्स करें। अगर आप मल्टीपल सोर्स करते हैं, या आपकी एक किताब है फिर आपने उसकी शॉर्ट समरी बनाई और फिर कुछ अदर बना दिया, तो फोटोजेनिक मेमोरी फिर वहां पर काम नहीं करती। तो फोटोजेनिक मेमोरी ने आपके केस में एक काम किया, ऐसा आप बता रहे हैं, और ये टिप मेरे यस हिसाब सर। से ऑडिट और लॉ के लिए भी बहुत यूजफुल है ना? क्योंकि यस फोटोजेनिक सर। मेमोरी एग्जाम में रिकॉलिंग करवाती है हमें। हाँ ऋषभ? सर, जैसे कि आपने जो कॉन्सेप्ट कॉपी और जो क्वेश्चनर कॉपी का सेपरेट करने का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो हाँ मैंने हाँ। ग्रुप सेकंड में भी एफएमइको के पे मतलब आपसे क्लासेस ली थी तो उस पे तो अप्लाई हम्म। किया ही किया, साथ में हाँ दूसरे हाँ। सब्जेक्ट पे भी अप्लाई किया, जैसे कि एडवांस अकाउंट और ऑडिट। अरे इनकी भी वाह। मैं खुद से समरी और नोट्स बना के, मतलब मेरा टारगेट ये था कि मैं सारे सिलेबस को 200 टू 250 पेजेस के अंदर एक समरी नोट्स में जब से स्टार्ट एग्जैक्टली करा पढ़ना तभी से उनको कवर करके चलूं, ताकि बाद में भी सिर्फ वही एक ही चीज रेफर करना पड़े। एग्जैक्टली मतलब आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका शुरू से एक टारगेट था कि किसी भी तरीके से वो समराइज, वो सब्जेक्ट अल्टीमेटली 200 से 250 पेजेस में समराइज होना चाहिए। उसके पीछे मैं ऋषभ यस रीजन सर। बताता हूँ क्या है। क्योंकि आपने भले ही कितनी भी बार रिवाइज किया हुआ हो किसी भी चीज को, अगर आपने उस चीज को लास्ट डे पर रिवाइज नहीं करा तो फिर वो एग्जाम हाँ में सर। आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और इसीलिए आपकी प्रिपेयर करते वक्त ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं मेरा लास्ट डे रिवीजन प्लान भी इमीडिएटली तैयार करता चला जाऊं, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है, और आपने भी अभी अटेम्प्ट दिया है तो आपका भी एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो आखिरी दिन रिवाइज किया बस वही चीजें एग्जाम में काम में आती, उसके पहले का बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है। ऐसा ही कुछ कह रहे और हो सर ऋषभ? अगर, यस सर बिल्कुल ऐसा है। और सर अपन 250 या 250 पेजेस से ज्यादा हर बार रिवाइज भी नहीं कर पाते, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अननेसेसरी प्रेशर भी बढ़ते जाता है कि इतना पढ़ना बाकी है, और जब हम समराइज्ड पढ़ते हैं तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और पूरा कवर भी कर पाते हैं। ग्रेट ग्रेट, मतलब आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो। फिर भले ही जैसे 14 चैप्टर से कॉस्टिंग में 2 चैप्टर छोड़ने आप छोड़ दो, 2 कॉन्सेप्ट छोड़ने आप छोड़ दो, लेकिन जितना करो यस उतना सर। अच्छे से करो ताकि एग्जाम में आप उसको फुल ऑन फुल कर पाओ, राइट? यस सर, और एग्जाम में भी जो चीज आ रही है ना उसको अच्छे से करो, रेदर देन कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना। अरे फर्स्ट वाह ग्रेट, टारगेट ये एक और रहना चाहिए बहुत कि, इंपॉर्टेंट टिप।
सर टेक्स्ट में मैंने सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा और उसमें मुझे 51 मार्क्स मिले। अरे वाह, ग्रेट। मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स जो कि ये चीजें सुन रहे हैं उनको एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना चाहिए इस चीज को। एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल। मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस में से भी, और ऋषभ भी यही बता रहे हैं, मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस में ऐसा देखा हुआ है कि सीए फाइनल के कुछ बच्चे हैं 70 मार्क का एसएफएम उन्होंने अटेम्प्ट करा और 60+ लेकर आ गए, क्योंकि फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। ये बात तो इनके स्कोर से भी हमें नजर आ रही है, 80+ स्कोर लाए, मतलब फुल ऑन फुल बहुत सारे क्वेश्चंस में मिले हैं। और फुल ऑन फुल क्योंकि मिलते हैं तो आप जितना करो उतना अच्छे से करो तो भी अच्छा स्कोर क्रिएट किया जा सकता है। बच्चे कभी कभी जल्दीबाजी कर लेते हैं एग्जाम में और वो क्वेश्चन की क्वालिटी डाइल्यूट कर लेते हैं, उससे उनकी मार्किंग्स कम हो जाती है, राइट। एंड सर लास्ट थिंग कॉस्टिंग में भी मेरा से पेपर 90 का अटेम्प्ट हो पाया था। एक 10 मार्क्स का ओहो, लास्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाया, आधा भी नहीं हो पाया, इवनली मतलब 10% ही कंप्लीट हुआ था। मतलब यू हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 90 मार्क्स। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनेट करूं यस 100 मार्क्स से, तुम भी 89 मार्क्स लेकर आए हो। ग्रेट ग्रेट। तो ये बात भी हमें पता चलती है कि एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाए तो भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बिना 100 का अटेम्प्ट करे भी ऋषभ 80 लेकर आए हैं। तो आपका जो मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है, और अभी मैं बाकी सारे टॉपर्स से भी पूछूंगा, जब मैं भी एग्जाम देता था तो मेरा ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट 90 मार्क्स का ही हो पाता था, क्योंकि जब आता है तो इतना ही अटेम्प्ट हो पाता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट का नॉर्मली 90 मार्क्स का भी अटेम्प्ट होता है, तो दैट इज परफेक्ट। यानी डोंट ट्राई फॉर 100 फॉर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स वर्थ पेपर। डेफिनेटली आपके रैंक्स के इरादे, ऑल इंडिया रैंक 1 के इरादे, तो आपको 100 करना पड़ेगा। बट अगर आपको एग्जाम पास करनी है तो 90 मार्क्स का अटेम्प्ट अपने आप में सफिशिएंट है। और इससे एक और चीज यस पता सर। चलती है, जब मुझे अटेम्प्ट ही 90 मार्क्स का करना है तो मैं एक दो टॉपिक छोड़ भी दूंगा तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट मैं रिमेनिंग टॉपिक्स बहुत अच्छे से करूंगा। हाँ ऋषभ, और कुछ टिप देना चाह रहे हो आप स्टूडेंट्स को? सर बस यही टिप है कि आप जब से फर्स्ट डे से जब पढ़ना स्टार्ट किया, जब क्लासेस ले रहे हो उसे दौरान आप फिल्टर करते चलो, मतलब जैसे कि नोट्स बनाते चलो, 250 पेजेस के अराउंड आपका पूरा सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। उससे आपको फर्स्ट रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी और सेकंड में भी। एंड सर सेकंड थिंग, मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फिल्टर आउट करते हुए चला। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट चैप्टर में 50 क्वेश्चन है तो क्लासेस के दौरान मैंने उनको एक एक बार साथ साथ में सोल्व करते चला, तो 50 से मैंने 40 कर दिए। और फिर फर्स्ट रिवीजन में मैंने 40 to 30 करा, और उसमें ये मार्क कर दिया कि कौन कौन सा मुझे राइटिंग मतलब लिख लिख के क्वेश्चन सोल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन में ओरली सोल्व कर सकता हूँ। और फिर सेकंड रिवीजन में मैंने सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चन लिख के करे, बाकी को मैं ओरली मतलब सोल्व कर लेता। इससे टाइम भी बच जाता और जो राइटिंग प्रैक्टिस होती थी जिन क्वेश्चन की वो भी हो जाती थी। अरे वाह, ग्रेट। मतलब ऋषभ ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो नेक्स्ट रिवीजन को माइंड में रखो, और यस इमीडिएटली आप सर। पहली बार पढ़ते वक्त मार्किंग करते चलो कि कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मुझे राइटिंग में करना है उस पर डब्ल्यू लिख दो, कौन सा क्वेश्चन मुझे कैलकुलेटर पर करना है उस पर सी लिख दो, और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है उसको यस सर। बेरहमी से क्रॉस कर दो, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप सेम चीज मल्टीपल टाइम्स करो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। तो बजाय कि आप सारे क्वेश्चन करो, आप स्मार्टली उसको फिल्टर आउट करते चलो। तो स्टूडेंट्स को ये टिप जरूर नोट करनी चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स का ना टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है, फिर वो बोलते सिलेबस ही कवर नहीं हुआ। तो ऐसा ना होने पाए उसके लिए आपको पिरामिड स्ट्रेटजी में जाना चाहिए, जहां पर कि शुरुआत में आप सारे क्वेश्चंस करें और धीरे 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 उसे पिरामिड स्टाइल में फिल्टर आउट करते चले। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई दोस्तों ऋषभ आपने। ऋषभ से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं बात करना चाहूंगा श्रीजा से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रीजा। बहुत अच्छा स्कोर रहा, 85 मार्क्स का आपका स्कोर रहा। और हाँ सर। मुझे तो सुनते से सबसे पहले एक्चुअली आप ही ने ग्रुप पर मार्कशीट डाली थी और मुझे सुनते से बहुत खुशी हुई, 85 मार्क्स आप लेकर आए हैं। श्रीजा, आप कौन सी सिटी से हैं? सर मैं एक्चुअली पहले इंदौर में रहती थी बट नाउ आई शिफ्टेड टू हैदराबाद। सो ओके ओके, आप या इंदौर में रहते थे एंड यू हैव शिफ्टेड टू हैदराबाद। ओके, तो इट वाज या माय प्लेजर कि आप एक बार इंदौर में थे तो आपको मेरे बारे में पता चला। ओके श्रीजा, ये 85 मार्क्स बहुत बड़ा कमाल है। तो पहला सवाल ये है कि आपने पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट किया था पेपर? नहीं सर, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम छोड़ दिया था। सो उसका पहला दूसरा ही क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का था। एक्चुअली मैंने जितनी बार भी कोशिश किया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, वो कभी हो ही नहीं पाया। एक थोड़ा सा कुछ क्या पता क्या था उस चैप्टर के साथ, पर कभी हो नहीं पाया। सो फिर मैंने उस पर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, ओके, तो छोड़ आपका दिया साइंस उसको। बैकग्राउंड था क्या? नहीं नहीं, अकाउंट्स ओके ओके, बैकग्राउंड, अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड ही है, था। ठीक है। मतलब कॉस्ट हाँ अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर और लेस लाइक अकाउंट्स, अकाउंट्स के जैसा है। ओके, वो हाँ चैप्टर नहीं हो पाया यानी आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए एग्जाम?
नहीं तो किया नेट कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया? सर। आई गेस वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग सो सिस्टम। 85 आउट ऑफ 90। ओ माय हाँ गॉड, सर। अब भी 95 96 का स्कोरर है। ओके ग्रेट। हाँ तो अब श्रीजा, सबसे पहले आपने तैयारी के लिए सोर्स मटेरियल क्या यूज किया था? मतलब सर फ्रैंकली आपका बताना, अपन हाँ स्टूडेंट्स हाँ को गाइडेंस देना चाहते हैं। आपने या आईसीआई का स्टडी मटेरियल करा, आरटीपी एमटीपी, आपने कोई टेस्ट सीरीज करी, या आपने कुछ क्वेश्चन बैंक रेफर करा, मतलब वट एवर, अपन एक यहाँ पे ट्रू गाइडेंस हाँ स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं। हाँ श्रीजा। या सर पहले तो आपने जैसे लेक्चर्स में पढ़ाया था उसी को मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की बिना देखे। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, देख देख के सॉल्व करने की कोशिश करता है ऐसे ओरली। तो मैंने ऐसा ट्राई किया कि एक भी क्वेश्चन मैं ओरली सॉल्व ना करूँ, सब रिटर्न सॉल्व करूँ पहले रिवीजन में। तो मैंने पहले आपका मटेरियल किया, फिर आईसीआई का मटेरियल, जैसे आप चेक करने बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो सेम है, वो किया। फिर ईच चैप्टर के साथ मैंने उसी के सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे साथ साथ में। मतलब एट द एंड ऑफ द रिवीजन नहीं, बट साथ साथ में एमटीपी भी देखे, आरटीपी भी देखे, तो एक पूरा कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ चलो सब एक साथ हो गया। सो हर उसका मेरा पहले आपका बुक रहता था, फिर आईसीआई का मटेरियल रहता था, फिर एमटीपी आरटीपी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते थे। सो ओके, ये मतलब पैटर्न। एक चीज मैं कंक्लूड करके स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि टॉप स्कोर लाने तो मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ मतलब आपको इतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी कि आपने बुकलेट कर ली, फिर आपने एक बार आईसीआई का स्टडी मटेरियल करा। अच्छा श्रीजा, जब आईसीआई का स्टडी मटेरियल करा और उसके क्वेश्चन आपसे बनने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनने लगा, राइट? हाँ एक हाँ। और चीज, कितना परसेंटेज ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल आपको लगता था कि ये तो मेरा ऑलरेडी कवर्ड है और बस इतना परसेंट मुझे करना पड़ा, वो परसेंटेज मुझे बताइए। ऑलमोस्ट 80 to 90% सर कवर रहता ही था। ऑलमोस्ट कभी बस थ्योरी 85% पढ़ कवर। लेते थे। थ्योरी, ओके। हाँ ऑलमोस्ट 85% आपको कवर्ड मिला। रिमेनिंग 15% में आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मिले, या वो रेगुलर बस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मिले? नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस रेगुलर पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस। व्यू बस। इसका मतलब है कि हाँ अगर कोई स्टूडेंट अभी जो सुन रहा है हमें और उसके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो क्या वो सिर्फ नोट्स कर ले तो उसका काम हो जाएगा? हाँ हाँ ओके। डेफिनेटली और सर वो। किसी स्टूडेंट के पास अगर अपने नोट्स नहीं हो बाय चांस, और वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर ले, तो भी उसका हो जाएगा? हाँ सर, पर फिर एमटीपी आरटीपी करने पड़ेंगे ताकि वैरायटी हमें फेस करने मिले और एकदम से नया क्वेश्चन देख के डर ना लगे। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल में एकदम कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर कोई आईसीआई का स्टडी मटेरियल करता है तो इन एडिशन टू दैट एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड आंसर्स वो और कर ले। ओके ओके, ठीक है। हाँ मतलब देयर आर टू ऑप्शंस, अगर किसी को कट शॉर्ट में प्रैक्टिस करनी हो, या तो वो अपने नोट्स कर ले या फिर ये तीन चीजें कर ले। ओके। क्योंकि ये मतलब आपको जो पढ़े हुए उनको पता है कि अपने नोट्स भी कोई मैंने हैंड रिटन खुद से नहीं बनाए, अल्टीमेटली वी हैव पुल्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, राइट? अब श्रीजा, कितने आवर्स आपने डिवोट करे थे स्टडीज को? सर, एक्चुअली मैं आर्ट्स के बेसिस पे नहीं चलती थी, मैं टाइम टेबल के हिसाब मतलब टॉपिक वाइज चलती थी। समझ गया, मतलब जल्दी आपने हो जाता बोल। था, हम्म। जल्दी हो जाता था तो मैं ब्रेक ले लेती थी। सो अच्छा। हाँ, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि ब्रेक लेने के लिए मोटिवेशन आ जाता है पढ़ने के लिए, मतलब। अरे वाह, ग्रेट। मतलब आपने हाँ टाइम बेस्ड स्टडी प्लान बनाने की बजाय आपने टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान बनाया है। एम आई करेक्ट? तो यस स्टूडेंट्स को ये पॉइंट भी नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में कि आपका जो टाइम टेबल प्रिपेयर करो, इट शुड बी टारगेट बेस्ड रेदर देन टाइम बेस्ड की मैं 12 आवर्स पढ़ूंगा फिर जितना हो जाए। ऐसा नहीं, दिस इज माई टारगेट नाउ, इवन इफ आई नीड टू स्टडी फॉर मोर देन 12 आवर्स आई एम रेडी, राइट? ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें टारगेट अचीव करना है। किसी को एग्जाम में हमें टाइम नहीं बताना है कि मैंने इतना आवर्स पढ़ाई करा और मुझे उसके हिसाब से नंबर दो। आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, टारगेट बेस्ड प्लान बनना चाहिए। ओके श्रीजा, आपने सिंगल ग्रुप दिया था, आपने बोथ दिए थे? आपने सिंगल दिया था जहां तक मुझे याद है। ओके, आपने एक ग्रुप दिया था, ग्रेट ग्रेट। हाँ, प्रिपेयर बोथ के लिए किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर सिंगल लिया। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ऋषभ ने भी यही बोला कि उन्होंने स्टार्टिंग दोनों ग्रुप के लिए करी थी, लेकिन फिर अल्टीमेटली दे शिफ्टेड टू वन ग्रुप। जो मेरा एक्सपीरियंस है, रफली आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, रफली 50 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है जैसा अभी आप दोनों से बात हुई और ऐसा हुआ कि इरादे शुरुआत में दो ग्रुप के रहे थे, बट अल्टीमेटली वी हैव टू कम डाउन टू, ड्यू टू सर्टेन रीजंस वी हैव टू कम डाउन टू वन ग्रुप। क्या आप ऐसी कोई टिप देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी सुन रहे हैं कि जो बाय चांस आपसे मिस्टेक हो गई उस वक्त वो ना करे और वो दो ग्रुप देना चाहते हैं और दो ग्रुप ही दे पाए? सर फिर हमें इंश्योर करना चाहिए कि हर जगह पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। 2 to 2.5 months पहले बस ऐसा हो जाना चाहिए कि 80% ऑफ द सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए विद ओके कॉन्फिडेंस। तो ओके, मतलब हाँ अगर किसी को बोथ ग्रुप देना है और उसका फॉर एग्जांपल नवंबर में अटेम्प्ट है, तो 2.5 मंथ्स यानी कि अक्टूबर गया, सितंबर गया और 15 ऑफ अगस्त तक उसके दोनों ग्रुप अगर कंप्लीट हो जाए, रफली 80%, थोड़ा बहुत छूट जाए,
तो फिर हाँ वो बोथ ग्रुप देने का सोच सकता है कॉन्फिडेंटली। अच्छा, उसके लिए हाँ उसको पहले कोचिंग क्लासेस और जितना भी खुद की पढ़ाई है वो भी सब उसको बहुत पहले से प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आठ हाँ आठ सब्जेक्ट का लोड अपने आप में बहुत बड़ा लोड होता है। और वो कहने को 8 सब्जेक्ट है, वो डीटी के अंदर देखते तो फिर वो टैक्सेशन में देखते तो डीटी भी निकलता है और आईडीटी भी निकलता है, एफएम में हाँ देखते तो इधर एफएम निकलता है उधर इको, सो दे आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स राइट, मतलब रफली वो 11-12 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं राइट। तो यस सर। जो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं या फिर जो नए अभी सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको T20 की तरह खेलना चाहिए और पहली ही बॉल से आपको रन स्कोर करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अटेम्प्ट जितना दूर दिख रहा है ना उतना दूर है नहीं, वो काफी नजदीक है। और अगर आपका नवंबर में अटेम्प्ट है तो आप माइंड में मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मेरा 1 अक्टूबर के दिन ही अटेम्प्ट है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो शायद आप 2 ग्रुप के इरादे से चलें, 2 ग्रुप दे पाएंगे। ओके, अब श्रीजा, आपने पढ़ते वक्त अपने अलग से सेपरेट कुछ नोट्स बनाए थे, या आपने जो बस पहली बार क्लास के अंदर लिखा था मोर और लेस उसी को रेफर करा, मतलब सेपरेट कुछ समरी शीट फॉर्मूला शीट आपने बनाई थी या नहीं? सर सॉल्व करते वक्त कभी कभी मेरे साथ सेम मिस्टेक्स बहुत बार होती है, बहुत बार। जैसे मटेरियल कॉस्ट में एनुअल डिमांड को हम पर मंथ बेसिस पे लिखा हुआ रहता है, तो मैं हमेशा पर मंथ उठा के डाल देती थी। सो ओके। मतलब सेम मिस्टेक्स हर जगह होती थी, तो मैं हाँ वहां पर बोल्ड में मेंशन कर लेती थी कि हाँ ऐसा मिस्टेक होता है हर बार। हाँ सो जब भी हाँ मैं कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ती हूँ तो वो मिस्टेक मेरे साथ रहता है, तो क्वेश्चन जब आता है तो मुझे ध्यान में रहता है कि हाँ ये मिस्टेक था। हाँ, मतलब तो वही मेरा रैम मिस्टेक्स मेमोरी का और लिस्ट रोम था। मेमोरी जैसा होता है, तो रैम मेमोरी में आ जाता है कि यार ये एक फ्रंट मेमोरी में मिस्टेक आ जाएगी कि मंथली हाँ वाले में मंथली मत लेना। क्योंकि आप भी जानते हो कि एग्जाम में अगर वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने मंथली को मंथली ले लिया, एनुअल में कन्वर्ट नहीं करा, तो पूरे ही 6 जाते हैं। ओके, हाँ तो हाँ ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि स्टूडेंट जब भी पढ़ाई कर रहा हो और उससे कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो वो उसको यस इमीडिएटली कॉन्सेप्ट कॉपी में या कहीं पर भी एक जगह से सेपरेट बना ले, कॉमन मिस्टेक्स डन बाय मी, और वो उसको नोट कर ले। अच्छा, फिर आखिरी दिन उसको हाँ रिवाइज करने से अपने को ध्यान रहता है एग्जाम में, है ना? ओके। हाँ सर हाँ श्रीजा, आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहूंगा। पेपर जैसे ही आपके हाथ में आया 145 पर, है ना? ओके, तो आपने 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिला था। हाँ हाँ। 2 तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं रीडिंग टाइम जब मिलता है तो। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा वो पेपर वहां पर ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब पलटा कर देखते हैं 15 मिनट्स में ओवरव्यू। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो आपने क्या किया था? आपने ओवरव्यू देखा था, आपने कैसे उन 15 मिनट्स को यूटिलाइज करा? सर पेपर देखते से ही मुझे पहले पता था कि मुझे थ्योरी तो अटेम्प्ट नहीं करना है। सो ओके। मुझे कुछ ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने थे कि मतलब बाकी पेपर में होता है ना कि 6 में से कुछ 5 करने हैं। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही थे। सो मैंने क्वेश्चंस पढ़ना थोड़ा चालू किया। पहले ही क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दिख गया जो मैंने किया नहीं था, तो फिर वो मैंने डॉज कर दिया, मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि हाँ चलो चैप्टर्स कौन से आए हैं। 2-3 क्वेश्चन ओवरव्यू लिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए। सो पहले 5-1 मिनट ओवरव्यू लिया, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि जो मैंने पढ़ा था वो है। फिर मैंने डिटेल में एक आध क्वेश्चन लेना चालू कर दिया। ओके, फिर आपने डिटेल में एक आध क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। हाँ मतलब देखा जाए तो आपने जैसे ही पहला क्वेश्चन पढ़ा तो आप तो मेंटली प्रेशर में आ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 वही आया जो मैं छोड़कर गई हूँ। ओके, हाँ सर, और पर आपने उस प्रेशर। मुझे पता था कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का आएगा ही, बिकॉज मतलब हाँ। सो मैंने ये सोचा था कि चलो मेरे 15 मिनट बच गए, मैं कहीं और इसे अरे यूटिलाइज कर वाह, सकती व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हूँ। आपने ये सोच लिया कि हम, मुझे जो 3 आवर्स मिले हैं वो 90 मार्क्स का करने के लिए मिले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वो आ गया जो आप छोड़कर गए थे, ठीक है। जी मतलब जी 90 मार्क्स में से भी आप 85 स्कोर कर पाए हैं। ओके, एक और टिप दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को कि जब आपकी एग्जाम खत्म होने वाली थी 5 बजे, है ना, आपका पेपर पूरे 3 आवर्स आपने लगाए उसको कंप्लीट करने में, आपके पास थोड़ा सा समय बच गया। सर, आखिरी के 10-15 मिनट बचे थे तो मैंने कैलकुलेशंस, मेरे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। कभी हम्म कभी जीरो की जगह कुछ बगल वाला नंबर दब जाता है एंड और वो होता है, तो उसके कारण पूरा गलत होता है। तो हम्म मुझे पता था कि कॉस्ट शीट में मेरा गलत होता है हमेशा। सो हम्म मैं कॉस्ट शीट पे वापस आई और फिर मैंने पूरा चेक किया। ऐसे हम्म 2-3 पॉइंट्स मुझे पता थे कि इस चैप्टर में गलती होती है मुझसे। तो हम्म मैं वहां पर आके मतलब मैंने डिसाइड किया था कि 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मेरे पास बचेंगे तो मैं किस ऑर्डर में चेक करूँ। सो उस ऑर्डर में आके चेक कर दी गई। ओके, सो मतलब मतलब आपने पूरा प्लान रफली था। 2 आवर 45 मिनट्स तक पेपर अटेंड करा और आखिरी के 15 मिनट्स आपने चेकिंग में। हाँ चेकिंग जब आपने करी तो क्या आपको कुछ मिस्टेक मिली कि यार ये मुझसे मिस्टेक हो गई, करेक्ट करना है, या आपका सब सही था?
इतना याद नहीं सर, बट याद नहीं, मुझे नहीं ओके। लगता कुछ मिला। कुछ हाँ। मिला नहीं, ओके। बट अगर मिल हाँ। जाता तो मतलब अगर वो गलती रह जाती तो 8 मार्क के क्वेश्चन में शायद 3 या 4 ही आते, और वो करेक्ट हो जाती तो 3 या 4 मार्क हाँ। स्कोर हो जाते। एक और टिप मैं हाँ। स्टूडेंट्स को यही देता हूँ कि थोड़ा सा इस तरीके से प्लान कीजिए कि आखिरी में एटलीस्ट 5 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स तो बहुत सफिशिएंट है, एटलीस्ट 5 मिनट्स आपके पास निकलने चाहिए टू रीचेक एवरीथिंग। और 5 मिनट, एग्जाम के 5 मिनट बहुत होते हैं, एग्जाम के 5 मिनट में आप इजीली उसको सारी चीजों को चेक कर सकते हो, ओके। तो एक और चीज वो है कि आपको वापस से रीचेक करना चाहिए आखिरी के 10 मिनट्स में, ओके। श्रीजा, आपकी तरफ से क्या आप कोई टिप देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? हाँ सर, एक टिप है कि सब लोग देख देख के कर लेते हैं सॉल्व, कि हाँ चलो आता है आता है आता है। बस वो एक चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट में ऐसा लगता है कि हाँ मतलब देखते हुए समझ में आता है कि हाँ चलो आ रहा है। हम्म। पर जब अपन सॉल्व करने बैठते तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट मतलब आंसर नहीं बन पाता। हाँ, मतलब सो आपका खुद ऐसा से कहना हाथ है लगा कर कि सॉल्व करना है। आपका ऐसा कहना है कि विराट कोहली अगर खेल रहा है तो उसको बताना आसान है कि बॉल इधर की जगह इधर मारनी थी, पर जब खुद से अपन पिच पर हाँ जाए और बैट पकड़े तो फिर वहां पर सिचुएशन कुछ और होती है। मतलब जी सर। क्वेश्चन बस सोल्यूशन देखना बहुत आसान है और लगता है अरे वाह कितना इजी है, पर जब हाँ खुद से कैलकुलेटर पे करते हैं बिना सोल्यूशन देखे तब रियल टैलेंट आता है। तो आपने क्वेश्चंस को बिना उनका सोल्यूशन देखे कैलकुलेटर पर पहले सॉल्व करा, ग्रेट। तो ये हाँ बात स्टूडेंट्स को रिवीजन में ध्यान रखनी चाहिए, भले ही समय कम हो, लेकिन प्लीज सोल्यूशन रेफर ना करें, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन रेफर करते हो तो वो सही ही है और अपना मुंह ऐसे ही होगा कि हाँ हाँ ये तो सही है, राइट। लेकिन आप अगर उसका सोल्यूशन छुपा लेंगे और फिर करेंगे तो आपकी स्किल्स आएंगी, ओके। श्रीजा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया थैंक यू। और स्टूडेंट्स को गाइड किया। अब इसके बाद मैं अगली बात करना चाहूंगा ईशा से। ईशा, 5 मिनट आप, और फिर उसके बाद मैं अनिमेश से बात करूंगा, है ना अनिमेश? ओके। हाँ ईशा, तो आपने 82 मार्क्स स्कोर करे, दैट्स अ वेरी ग्रेट स्कोर। सबसे पहले बताइए कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था आपने? सर अप्रोक्स 90 to 95। मतलब हम जिनसे भी बात कर रहे हैं 100 मार्क्स का नहीं हुआ है अभी तक अटेम्प्ट, बट 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी आप इतना स्कोर लेकर आए, ओके। अब ईशा ये बताइए कि आपने, आपका लास्ट डे रिवीजन कंप्लीट हुआ था, आपके सारे टॉपिक आपसे रिवाइज हो गए थे? सर टॉपिक्स मैंने सारे किए थे एक्सेप्ट फॉर थ्योरी, मैंने थ्योरी में कुछ भी नहीं किया मतलब ऑनेस्टली। बिना थ्योरी करे आप इतने मार्क्स लेकर आ गए, 82 मार्क्स, और उसमें यस भी सर। आपने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करा, ओके ग्रेट। अच्छा, ये थ्योरी का सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है, सेपरेट क्वेश्चन आता है? यस सर। ओके, और अगर वो आप छोड़ दो तो फिर आपका पूरा प्रैक्टिकल पेपर बन जाता है? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट, मतलब आप सिर्फ प्रैक्टिकल भी कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा, ओके। किस तरीके से ईशा आपने पढ़ाई करी थी, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए स्टूडेंट्स को और मोटिवेशन भी दीजिए कि आपके जैसा स्कोर अगली बार जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं वो लेकर आए। सर मैंने कंसेप्ट कॉपी को काफी बार रिवाइज किया क्योंकि मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन एज सुन एज मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए आई स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करा कि पहले आपका जो मॉड्यूल आया था पहले वो किया, उसके बाद आईसीआई का मॉड्यूल किया कम से कम 3-4 बार, ओके, और मतलब एमटीबी आपने, आरटीपी लास्ट मोमेंट। मतलब आपने रफली 3 to 4 टाइम्स रिवीजन किया? यस सर। ओके, और स्टूडेंट अगर जैसे किसी के पास समय कम है और वो 2 टाइम्स रिवीजन करता है तो बन जाएगा उसका काम 2 टाइम्स रिवीजन में? 2 टाइम्स रिवीजन सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज्यादा ऑनेस्टली करोगे तो। ओके, मतलब 2 टाइम्स अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया तो दैट शुड बी सफिशिएंट, लेकिन हाँ अगर टॉप स्कोर लाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू रिवाइज इट फॉर सर मोर टाइम, ओके। कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर हो कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर, क्वेश्चंस कर सकते हो। ग्रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो आप पढ़कर गए वो आ जाए। कोई 11th 12th या 7वीं 8वीं की परीक्षा नहीं कि सेम जो किताब में क्वेश्चन है वो आ जाए पेपर में। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है और वहां पर आपका एक ही सपोर्ट होता है, दैट इज कॉन्सेप्ट। अगर यस आखिरी दिन का रिविजन स्टूडेंट्स को प्लान करना हो तो आप क्या रेसिपी देंगे कि ये चीजें रिवाइज कर लीजिए और इतना टाइम अलोकेट कर लीजिए? सर एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर पूरा 3 घंटे का सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आपको पेपर देते टाइम आपके टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाए। बहुत अच्छी टिप दी है कि आपको एटलीस्ट एक पेपर पहले से घर पर देकर जाना चाहिए, नहीं तो लोगों का टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है, एग्जाम टाइम का फोबिया एकदम से हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर कोई क्रिकेटर भी और बहुत महान क्रिकेटर भी और अगले दिन उसका मैच भी है ना, तो भी वो एक दिन पहले नेट प्रैक्टिस
करता है, तो वैसे ही आपको एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए 3 आवर्स का। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और सेल्फ इवेल्युएशन भी हो जाता है कि वेयर एम आई लैकिंग। और फिर अगली बार जब आप पढ़ते हो वो सब्जेक्ट, तो आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली होती है कि यार इस चीज पर फोकस करना ही मुझसे एग्जाम में बना नहीं था। हाँ श्रीजा, हाँ ईशा बोलिए। सर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है अगर आप एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आपको पेपर देते टाइम आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ आता नहीं है या फिर आप पैनिक कर जाते हो, जो चीज मेरे साथ होती है मोस्टली, तो इसलिए मैंने ओके। पेपर सॉल्व किया था पहले। तो जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम का फोबिया हो या फिर उनको पैनिक हो जाता हो, उनको एक बार तो मॉक टेस्ट देना चाहिए और आइडियली 2 मॉक टेस्ट पेपर दे देने चाहिए, दैट शुड बी सफिशिएंट। ओके। और मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि मॉक टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज आप सब्सक्राइब करें ना करें, मैं तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप कोई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करें। आप तो सिंपल आईसीएआई का कोई सा भी पिछले 3 साल का एक क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिए और सजेस्टेड आंसर से खुद ही अपने आप को चेक कर लीजिए। जब आप खुद से ही चेक कर लेंगे तो सेल्फ इवैल्यूएशन में आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर हैं। तो इस तरीके से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, बट एक टेस्ट जरूर दीजिए एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जिनको की लगता है कि हम एग्जाम में पैनिक ना कर जाए, हमारा टाइम मैनेजमेंट ना हो जाए। ओके। ईशा, इसके अलावा कोई सी टिप जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं अपनी तरफ से? सर काफी सारी टिप्स हैं, लेकिन बेस्ट चीज ये होती है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आई वाज लाइक कि पहले मेरा सिलेबस जल्दी जल्दी हो जाए बस, ताकि मैं पेपर क्लियर कर पाऊँ। लेकिन फिर टाइम बाय टाइम, एंड मैंने आपका एक लेक्चर देखा था, स्पेशली जब आपने ये बोला था कि आपका कोई नोन था जिसने फाइनल अटेम्प्ट बार बार दिया था। आई वॉज योर गूगल ड्राइव स्टूडेंट, तो मेरे पास वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आए थे। तो उसमें आपने कहा था कि जितना भी आप पढ़ो एटलीस्ट आपका 95% आपका टोटल पढ़ाई में से आपका वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने यही करा, ताकि मैंने आर्ट्स के बेसिस पे पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा पूरे दिन में उसका मैंने मेक श्योर करा कि 95% मेरा प्रोडक्टिव आए। बहुत सही तो बात बोल दी ईशा आपने। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं कि किताब सामने रहती है लेकिन ख्यालों में कोई और रहता है, और वो बस किताब मतलब 15-20 मिनट ख्याल किया और फिर उसके बाद किताब पर आए, हाँ यार मैं क्या पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर से गुम हो जाते ख्यालों में। तो इसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज घर वालों को बाहर लगेगा कि यार ये बंदा तो पढ़ाई कर रहा है, और आप ही जानते हो कि सिर्फ वो किताब सामने खुली है और आप कहीं और ख्यालों में गुम हो। कुछ सोच रहे हो आप कि यार मैं एक बार बस इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए, फाइनल, आर्टिकलशिप, लाइफ, ऐसा वैसा एंड सो ऑन। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। पहले अपना जो शॉर्टर टर्म गोल है, यानी मेरा जो अटेम्प्ट है ना, वो क्लियर करना है भाई। फिर उसके बाद की बात मैं अभी सोचकर भी क्या करूंगा। और मैं मेरी तरफ से एक टिप देता हूँ स्टूडेंट्स को, मतलब ये जो प्रॉब्लम है जो मैंने बोली ना, ये रफली 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि किताब सामने खुली रहती है बट काफी सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं। इसको कंट्रोल करने का वैसे मैंने शायद हो सकता है बैच में तरीका भी बताया हो। 2-3 तरीके रहते हैं। एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि योगा, ध्यान या ऐसा कुछ आप करते हो तो हो जाता है, ऐसे मैंने भी ट्राई करा था, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने क्या किया था, जैसे ही ये थॉट आता है कि कुछ भी, जैसे मैंने सोचा यार एक बार बस सीए बन जाऊं फिर इतना बड़ा आदमी मैं बन जाऊंगा, और जैसे ही इतना सा थॉट आया ना दिमाग में, तो मैं अपने आप को जबरदस्ती वहां से खींच कर लेकर आता था, प्रवीण रियलिटी में आओ, किताब सामने रखी, किताब पढ़ो। यानी विद इन 5 to 10 seconds आई पुल माई सेल्फ बैक फ्रॉम दैट थॉट, और मैं अपने आप को किताब में लेकर आता था और पढ़ाई करता था। फिर से 2-5 मिनट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कुछ थॉट आता था, लेकिन जैसे ही वो थॉट बनता है तब वो काफी वीक रहता है और मैं उसको इमीडिएटली किल करके वापस से किताब के अंदर आता था। और लगभग 10 से 15 दिन मुझे लगे, 15 दिन बाद उस थॉट ने आना ही छोड़ दिया, उसने कहा ये तो आने ही नहीं देता है। तो इस तरीके से आपका जो ग्रॉस टाइम है आप उसको इफेक्टिव टाइम बना सकते हो। यानी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप 15 आवर्स ग्रॉस टाइम देते हो स्टडीज को, तो आप 14 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। ओके। ईशा, एक और बात बताइए कि मोबाइल फोन कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन था? सर मैंने लास्ट 2 मंथ्स, मतलब मई के 2 मंथ्स पहले से मेरा फोन एक्चुअली टूट गया था, तो मैंने फिर और फोन लिया ही किस्मत नहीं। कितनी अच्छी है।
ओके तो ये हमने बात करी थी ईशा से एंड शी स्कोर्ड 82 मार्क्स और थैंक्स ईशा फॉर योर गाइडेंस। अब मैं 87 मार्क्स अनिमेश जैन लेकर आए हैं, तो अनिमेश जैन आपके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, आपने 87 मार्क्स स्कोर करे एंड दैट्स अ वंडरफुल स्कोर। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई को प्लान किया, किस तरीके से आपने दूसरे जो डिस्ट्रैक्शंस होते थे खास करके सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस उनको आपने मैनेज किया अनिमेश? ओके हाँ अनिमेश, ओके तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई अनिमेश। 87 मार्क्स इज अ वूपिंग एंड वेरी वंडरफुल स्कोर। तो आपने एक तो कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करा था? आपका 100 मार्क्स का हो चुका था अटेम्प्ट पेपर? नहीं सर 92 का हुआ था। 92 में से आप 87 लेकर आए हैं? ओ, तो अब आप यस दो सर। तरह की चीजें हमें बताइए। एक तो ये आपने इतने सारे जो मार्क्स स्कोर करें 87 मार्क्स, तो इसके पीछे क्या राज है, पहला सवाल मेरा। और दूसरा सवाल ये जो 5 नंबर कट गई, आपको क्या लगता है कहाँ पर कटे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि वो ये गलती ना करे और वो 5 नंबर और लेकर आए? हाँ अनिमेश। सर एक्चुअली मेरे दिसंबर 21 में मैं अटेम्प्ट रखा था, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा इंटर का। तो सर मैंने आपसे फोन पे बात करी थी उस टाइम। तो सर फिर आपने बोला था कि आप मतलब एक नोटबुक में अपनी मिस्टेक लिखो कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है और कैसे कैसे मतलब पढ़ा है आपने, कैसे रिवीजन किया है। तो सर फिर मैंने मतलब वो मिस्टेक सारी लिखी और फिर मतलब मैंने ये देखा कि मतलब मैं जैसे पहले जब मैंने फर्स्ट में सोल्व किया था तो मैं मतलब नोटबुक सामने खुली रहती थी और फिर देख देख के करता था उसे। तो उस मिस्टेक से मेरे मतलब उस टाइम पे मेरे 46 ही आए थे। ओके, और फिर उसके बाद हमने ये 46 को सीधे डबल कैसे कर लिया? सर फिर मतलब आपने फिर जैसे कहा था कि जैसे आपकी बुक्स वो इनफ है सर, जैसे उसमें आरटीपी एमटीपी प्लस एलडीआरपी, जैसे मैंने अलग एक नोटबुक बनाई थी उस टाइम पे। फिर एलडीआर लास्ट डे रिवीजन मैंने हर एक मतलब चैप्टर के मिनिमम 7 क्वेश्चन तो लिए थे। ओ, ये भी एक आपने अच्छा मतलब रूल लास्ट डे बताया है कि आप 1.5 में रफली करनी है। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स कर लो हर चैप्टर के, मुझे 5 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस लास्ट डे रिवाइज करने हैं। ओके ग्रेट, ये आपने खुद ने भी सिलेक्ट करे थे यस लास्ट डे सर। रिवीजन? क्योंकि मैंने तो हर चैप्टर में 7 नहीं लगवाए, तो ये यस सर आपने मैंने खुद भी से भी किए थे सिलेक्ट सर। करे थे है ना? यस सर यस सर। ओके ओके। और जैसे कि आपने बताया कि आपने 46 से सीधे ही अब तो टॉपर्स की लिस्ट में आ गए हैं, तो आपने अपनी मिस्टेक्स पर फोकस करा, राइट? यस सर। ओके अनिमेश, एक और चीज, हाँ तो अनिमेश, सबसे पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे 46 आए थे तब आपने अपनी कॉपी मंगवाई थी आईसीआई से और फिर उसको देखा था, या ऐसा कुछ नहीं किया था? यस सर। यस सर। मंगवाई थी। यस आपके सर मार्क्स नोटबुक डिडक्ट मंगाई हुए थी थे मैंने। कहीं कहीं पर, यानी आपको एक्सपेक्टेशन थी कि 8 मार्क्स मिलने चाहिए और कम मिले, ऐसा हुआ? सर मतलब जैसे उस टाइम पे तो जो मतलब मेरे उस टाइम के पेपर में आपकी पूरा मतलब बुक ही थी, मतलब जैसे जो आपने जो पढ़ाया था ना वो की वही क्वेश्चन थे उस टाइम पे। उसमें से हाँ, मतलब आपके यानी मॉड्यूल में से दिसंबर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहा। 2021 अटेम्प्ट में दिसंबर आपको 21 एकदम अटेम्प्ट एग्जैक्ट सेम पेपर मिला? में। यस सर। ओके। तो भी फिर मतलब वही दिक्कत आई थी, जैसे मैंने नोटबुक सामने खुली, मतलब जैसे कभी भी सोल्व करता था तो वो नोटबुक सामने खुली रहती थी। और आपने कहा था कि अपनी सारी मिस्टेक लिखो, आपने क्या क्या मिस्टेक करी। उस टाइम मैंने एलडीआर भी मार्क नहीं किए थे। यानी आपने 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। सबसे पहला तो रिवीजन करते वक्त जो आपकी सॉल्यूशंस कॉपी वो आपके सामने ओपन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी क्वेश्चन बुकलेट आपके सामने होनी चाहिए, राइट? क्वेश्चन आप पहले खुद से पूरा सॉल्व करो, यस फिर आप सॉल्यूशन रेफर करो। जो आपने मिस्टेक कर दी थी और जो अब नहीं करी, तो वी कैन सी द डिफरेंस, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा कि इसके पहले यू डिड नॉट रियली फोकस ऑन मिस्टेक्स, आपने कहा होता जा रहा है, इट्स ओके, राइट? बट सेकंड टाइम यू एक्चुअली फोकस्ड ऑन मिस्टेक्स, यस और मेरे हिसाब से एग्जाम में भी आपको मिस्टेक अवॉइड करने में इसने बहुत हेल्प की होगी, और मिस्टेक अवॉइड करके ही बंदा यहां तक पहुंच सकता है, राइट? और तीसरी बात आपने कही कि आपने यस सारी चीजों का लास्ट डे रिवीजन आपने मार्क कर लिया था ना, आखिरी दिन का रिवीजन प्लान आपने इस बार बना लिया था, जो पिछली बार आप कह रहे हैं कि मैंने एलडीआर भी मार्क नहीं करे थे, और एलडीआर मार्क नहीं करी यस तो सर शायद टाइम मिस नहीं बना। मैनेजमेंट आखिरी दिन हो गया होगा। यस सर। और जो इस बार आपने बहुत अच्छे से हुआ मैनेज था कर सर लिया मतलब। कि हाँ हाँ निमेश बोलो। सर जैसे मतलब मैंने मतलब अगर जैसे 7 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के किए थे, बाकी मतलब जिस क्वेश्चन में डाउट आता था उसमें मैं मतलब लिख लेता था मेरे हिसाब से कि मतलब इसमें मुझे ये डाउट आ रहा है।
ओके, वो यानी बहुत आपने हेट किया क्वेश्चन लास्ट के टाइम पे। साइड में मार्किंग कर ली कि इस क्वेश्चन में ये डाउट आ रहा है और इसका ये आंसर है, ताकि आप अगली बार जब उस क्वेश्चन को गो थ्रू करो तो यस सर। क्विकली दिख जाए दिस इज द ट्रिकी पॉइंट एंड दिस इज द सोल्यूशन, राइट? वो आखिरी दिन आपको हेल्प करता है। और सर मतलब ओके, इस बार थ्योरी भी बहुत इजी आई थी, जो आप मतलब क्लास में जो आप पढ़ाते थे ना, उस पे ही मतलब थ्योरी आई थी बेस्ड, मतलब उसके अलावा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी उस थ्योरी के अलावा, जो आपने क्लास में पढ़ाई उस पे ही वो आई है थ्योरी। ओके, मतलब थ्योरी के लिए एकदम स्पेशल हमको फोकस नहीं करना पड़ा, जो जनरल नॉलेज वाली थ्योरी उसी से ही हमारा काम बन गया। इसका मतलब है कि यस आपने सर। थ्योरी अटेम्प्ट की थी। यस सर। ओ, तो 92 मार्क्स इंक्लूडिंग थ्योरी, राइट? यस सर। वो यस सर, ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने ओके, अटेम्प्ट किया था अच्छा, तो बहुत अच्छे इसका से। मतलब है कि आपने जो मतलब जो मैं गेस कर पा रहा हूँ वो ये कि जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे उसमें आप ऑलमोस्ट फुल ऑन फुल लेकर आए हो, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 10 लेकर ही आए हो, क्योंकि थ्योरी यस में सर। कहीं ना कहीं कुछ तो डिडक्शन हुआ ही होगा। यस। अरे वाह, ग्रेट! मतलब आपने फुल ऑन फुल स्कोर करा, और वो यस। तभी पॉसिबल है जब आप परफेक्शन को अचीव कर लो, और परफेक्शन को अचीव कर पाना तभी पॉसिबल है जब आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर लो। मिस्टेक्स सबसे होती है, हर जितने भी मैं टॉपर से बात कर रहा हूँ, अनिमेश से भी बात कर रहा हूँ, तो मिस्टेक्स होती सर है, ऐसे पढ़ी था वो। अवॉइड करना। चलो तो फिर यस सर। ओके, अनिमेश, अपनी तरफ से कोई टिप आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं ताकि वो भी आपके जैसा कुछ कीर्तिमान स्थापित कर पाए और इनफैक्ट आपका रिकॉर्ड ब्रेक कर पाए 87 मार्क्स का? सर मतलब एलडीआर क्वेश्चन तो लास्ट दिन पे बहुत रिवीजन हेल्पफुल करता है, जो 1.5 डेज में आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। और सर मतलब जैसे बहुत से मेरे दोस्त ने पूछा, मतलब जैसे क्वेश्चन में फॉर्मेट का बहुत होता है इंपॉर्टेंस, पर जैसे आप करते जाओगे तो वो फॉर्मेट आपको याद आता जाएगा। जैसे प्रोसेस क्वेश्चन हो गया तो उसमें फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, पर वो आप करते जाओगे तो वो आपको याद आता जाएगा कि ऐसे बनाना है, ये करना है। तो फॉर्मेट तो लेके मतलब इतना टेंशन नहीं आना, कि हो जाएगा वो फॉर्मेट लास्ट में आ जाता है याद पेपर के टाइम पे। ओके, तो आपका कहना है कि कॉस्टिंग में फॉर्मेट इज इम्पोर्टेंट, और वो फॉर्मेट के लिए कुछ लास्ट डे रिवीजन ऐसा क्वेश्चन मार्क करो जिससे आपको फॉर्मेट भी पूरा थ्रू आउट यस क्लियर सर। हो जाए और फिर वो एग्जाम में बन जाता है फॉर्मेट, राइट? ओके, कितने मतलब नंबर सर ऑफ एक जो हाँ निमेश बोलो। मतलब सर 8 चैप्टर से ओल्ड कॉन्सेप्ट का जो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हो जाए पूरा चैप्टर, वो तो करना ही है एलडीआर मार्क, ताकि पूरा अपना कॉन्सेप्ट सारे मतलब उस टाइम हो जाए एक ही ओके, क्वेश्चन में। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, या एक या दो या तीन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, क्योंकि आपका कहना है कि इंटू कीटो आखिरी दिन सब कुछ कीटो रिवाइज करने का समय नहीं मिलता है, राइट? ओके, अनिमेश, और अपनी तरफ से कुछ टिप देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा लास्ट डे रिवीजन के अलावा वैसे कितने आवर्स आपने पढ़ाई करी थी और कितने नंबर ऑफ रिविजन आपने करे थे? सर मैंने 2 रिवीजन किए थे इस टाइम पे, और मतलब फिर मैंने हर क्वेश्चन मतलब जैसे सर मैंने फर्स्ट रिवीजन में 11 to 15 क्वेश्चन मार्क किए थे एलडीआर में, फिर मतलब ऐसे कम होते रहे 7, फिर लास्ट दिन में मैंने मतलब कम ही किए एलडीआर मार्क, मतलब लास्ट दिन में हो गया था पूरा। ओके, यानी वो परफेक्ट पिरामिड स्टाइल जिसको हम कहते हैं वो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि आखिरी दिन आप सारी चीजें समराइज नहीं नहीं हो कर पाते पाते हैं। हो। तो यस बी सर। मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे 1.5 डेज के हिसाब से अपना पिरामिड ऊपर की तरफ लेते जाना है, और चीजों को कट शॉर्ट, चीजों को एलिमिनेट करते चले जाना है। मतलब व्हाइल रिटेनिंग द क्वालिटी आई हैव टू कट द एक्सेस फैट, ताकि अल्टीमेटली सिर्फ काम की चीजें मैं आखिरी दिन करूं। अरे वाह! तो अनिमेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप का जो केस है वो मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि आपने सीधे डबल मार्क्स स्कोर कर दिए, और वो टिप आपने सारी स्टूडेंट्स को दे दी है कि दे हैव टू वर्क ऑन अवॉइडिंग द मिस्टेक्स, they have to be prepared for the last day revision। तो इस तरीके से अनिमेश आपने 87 मार्क्स स्कोर करे, that's a whooping score। ओके, अब मैं स्क्रीन पर, ओके, आई थिंक मेरी ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स से बात हो गई है। एक और टॉपर है कनीशा, एंड शी एक्चुअली स्कोर्ड 89 मार्क्स, बट आई डोंट थिंक शी इज हियर, शी डिड नॉट जॉइन अस फॉर सम रीजन। ओके, तो मेरी सभी टॉपर्स से बातचीत हो गई है, और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने, मैं बोलता जा रहा था, वो पॉइंट नोट डाउन करते जाने थे, और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। जिन्होंने भी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, दे हैव डन समथिंग स्पेशल, और ये हमें हर किसी से एक एक बात करके कुछ स्पेशल पॉइंट मिले हैं। इसको नोट करें, इसको फॉलो करें, और जो सुन रहे हैं उनसे मेरी यही उम्मीद है कि अगली बार मैं इसी तरीके से आपसे बात करूं, आप 85, 90, 95 ऐसा स्कोर लेकर आए। मुझे बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। मैं सभी टॉपर्स का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू।